फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने नियतिवाद के सिद्धांत को डिस्कस किया था। वहां पर हम लोगों ने देखा कि नियतिवादी विचारक मानते थे कि मनुष्य का जो भौतिक पर्यावरण है वो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से डेवलप यानी विकसित करता है। यानी किसी स्थान पर जैसा भी भौतिक पर्यावरण होगा ठीक वैसा ही मनुष्य का विकास होगा। एक शब्द और मैंने आपको बताया था कि ये लोग मनुष्य को निष्क्रिय एजेंट मानते थे, यानी कि मनुष्य ज्यादा कुछ भौतिक पर्यावरण के साथ नहीं कर सकता। अब देखिए, जो इस तरह की ये विचारधारा थी, इसके विरोध में दूसरी विचारधारा आई। इस विचारधारा को कहा गया संभववाद। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉसिबिलिज्म। तो अब देखिए, नियतिवाद के विरोध में है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या कहा जाएगा कि मनुष्य सक्रिय एजेंट है। सक्रिय मतलब मनुष्य अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज के द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाने में सक्षम है। मनुष्य ये चुन सकता है कि वो किस तरह से एक स्थान पर रहेगा। मान लीजिए एक बड़ा सा मैदानी क्षेत्र है, वहां पर कुछ लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमको चरवाहा बनना है, यानी अपने जानवरों को चरवाना है। दूसरा एक समुदाय डिसाइड कर सकता है कि नहीं, हमें कृषि करना है। तो यानी एक ही जैसा पर्यावरण है, वही मैदान दोनों लोगों के लिए है, लेकिन एक समुदाय ने क्या कहा कि हम कृषि करेंगे और दूसरे समुदाय ने कहा कि हम पशुपालन करेंगे। यानी यहाँ पर अब कौन डिसाइड कर रहा है? मनुष्य डिसाइड कर रहा है। भौतिक पर्यावरण तो सबके लिए वैसा ही है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर है मनुष्य के हाथ में। तो मनुष्य कैसा हो गया? सक्रिय एजेंट हो गया। इसको कहा गया पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद। तो देखिए, संभववादियों का सिद्धांत क्या है? संभववादी प्राकृतिक कारकों के मानव पर प्रभाव को स्वीकार करते हैं, किंतु नियतिवादियों से विरुद्ध वे मनुष्य की क्षमता और शक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देते हैं और मनुष्य को एक सक्रिय कारक के रूप में देखते हैं। पहली बात कही गई कि ऐसा नहीं है कि जो संभववादी है वो कहता है कि प्रकृति का मनुष्य पे कोई प्रभाव नहीं है। ये मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि अगर सर्दी बहुत ज्यादा है तो वो आपके शरीर को फील होगी ही, तो प्रकृति का प्रभाव हमेशा मनुष्य के ऊपर रहेगा। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से भी ज्यादा प्रभावशाली है, यानी मनुष्य जो है काफी प्रतिभाशाली, काफी शक्तिशाली है और ये प्रकृति को अपने वश में करना जानता है। और इन्होंने क्या कहा, जैसा कि शुरू में ही बताया, कि मनुष्य एक सक्रिय कारक है, एक्टिव एजेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन एक निश्चयवादी नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा देता हूं कि आपको अंदाजा लगता रहे प्रश्न कैसे आएंगे। तो इसका आंसर देखिए होगा विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश जो है संभववाद के पिता के रूप में देखा जाता है, यानी संभववादी विचारधारा की नींव जिसने रखी वो विडाल डी ला ब्लाश था। तो चलिए जानते हैं विडाल डी ला ब्लाश के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, विडाल डी ला ब्लाश क्या कहते हैं कि मानवीय जो बस्तियां हैं इसमें मानवीय उपस्थिति से परिवर्तन आता है। मान लीजिए ये एक बस्ती है, इसमें जो समुदाय रह रहा है इसको अभी पता नहीं है कि पेट्रोलियम का कैसे यूज किया जा सकता है। अब इसी जगह पे एक दूसरा समुदाय आ जाता है और ये क्या बताता है कि ये पेट्रोलियम को जो है ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो नया ये समुदाय आया, ये जो मानवीय उपस्थिति है, उसकी वजह से ये जो बस्ती है ये पूरी तरह से बदल जाएगी। पहले यहाँ पर कोई माइनिंग नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाने लगेगा। तो यानी मनुष्य जो है अपनी मानवीय बस्तियों में परिवर्तन लाता है और जिस स्थान पर जितनी ज्यादा मनुष्य की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे है, उतना मनुष्य अपनी बस्तियों में ज्यादा परिवर्तन लाएगा। उदाहरण के लिए मुंबई है या न्यूयॉर्क है, इन शहरों में रहने की जगह खत्म हो रही थी, तो लोगों ने बहुमंजिला इमारतें बनाना शुरू कर दी। यानी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से मनुष्य ने मानवीय बस्तियों में परिवर्तन लाया। एक देखिए टर्म है जेनरेटिव। ये जो जेनरेटिव शब्द है इसका मतलब है वे ऑफ लिविंग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप मत भूलिएगा। ये किससे संबंधित है जेनरेटिव? विडाल डी ला ब्लाश से। वैसे इनके नाम से एक और शब्द भी संबंधित है, वो है पेज। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो जेनरेटिव में देखिए पहली चीज तो आ जाती है, थोड़ा सा समझ लीजिए संस्कृति क्या है। संस्कृति का मतलब होता है जो वंशानुगत रूप से आपको कुछ चीजें जानकारी मिलती है। जैसे कि आपके पिताजी रोज सुबह उठ के सूर्य को मान लीजिए जल देते हैं, आपने भी इस काम को स्टार्ट कर दिया, अब आपके बच्चे भी इस काम को करेंगे, तो ये क्या है, ये एक संस्कृति विकसित हो रही है। तो ब्लाश ने कहा
कि समान वातावरण विभिन्न मानव समुदायों की जीवन शैली के आधार पर उनके लिए भिन्न अर्थ रखता है। यानी कि अगर इसको बहुत साधारण भाषा में कहूं कि एक ही जैसे वातावरण में अलग अलग समुदायों की अलग अलग संस्कृति या अलग अलग रहने का तरीका हो सकता है। शुरू में ही मैंने कहा जैसे एक मैदान है, हो सकता है यहाँ पर एक समाज क्या कर रहा है, कृषि कार्य, दूसरा क्या कर रहा है, पशुपालन, एक तीसरा समाज भी है जिसने क्या किया, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा दिए। तो यानी कि मनुष्य अपनी जीवन शैली को अपना जो वे ऑफ लिविंग है उसको खुद चुनता है और इसको विडाल डी ला ब्लाश ने जेनर डे वाई नाम दिया। तो जेनर डे वाई इस बात को निर्धारित करता है कि कोई मानव समुदाय प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं में किसे चुनेगा, यानी कि आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो रहने का तरीका है, उससे डिसाइड होता है कि प्रकृति में जो इतनी सारी संभावनाएं हैं उसमें से आप किस संभावना का उपयोग करेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पे साइंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, तो जितने भी खनिज आपके आसपास हैं, जो भी संभावनाएं हैं, आप उसका मैक्सिमम उपयोग कर लेंगे। तो यानी आपकी जीवन शैली से निर्धारित होगा कि आप किन संभावनाओं का उपयोग करने वाले हैं। विडाल डी ला ब्लाश ने क्या कहा कि जो भूगोलवेत्ता हैं इनको अपना जो कार्य है वो छोटे क्षेत्रों पर करना चाहिए, यानी इन्होंने पेज की अवधारणा शामिल रखी है। जब रीजनल ज्योग्राफी देखेंगे वहां पे भी पेज को देखेंगे। कुल मिला के विडाल डी ला ब्लाश क्या कह रहा है, सो थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, क्योंकि हर जगह का देखिए क्या है, मनुष्य का हर जगह का जो समुदाय है अलग अलग है, तो उसकी संस्कृति अलग अलग डेवलप होती है। और क्योंकि हर जगह की अलग अलग संस्कृति होती है तो उन क्षेत्रों के विकास का लेवल भी अलग अलग होता है। जैसे कि बिहार में कुछ जगह होंगी जिनके विकास का लेवल अलग है, वहीं पे महाराष्ट्र की कुछ जगहों का विकास का लेवल अलग है, जबकि दोनों का पर्यावरण हो सकता है एक जैसा हो। तो इसलिए हमें इन क्षेत्रों को अलग अलग अध्ययन इनका करना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट है, हर क्षेत्र अपने आप में यूनिक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है जो विडाल डी ला ब्लाश ने कही कि हर क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट है, और क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट है, इसलिए इनका अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। कैसे? पेज के रूप में, छोटे क्षेत्रों के रूप में। तो अब अगर पेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे। अगर कहा जाए विडाल डी ला ब्लाश ने ऐसा माना कि क्षेत्र जो होता है, जो एक प्रदेश होता है, वो अपने आप में यूनिक होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगर जेनर डे वाई पे क्वेश्चन आए तो उसका भी आप आंसर दे पाएंगे कि ये विडाल डी ला ब्लाश से संबंधित है। अब देखिए कुछ अन्य जो हमारे संभववादी विचारक हैं उनको भी हम लोग देखेंगे और इनके विचारों को भी शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा संभववादी विचारक है। तो सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। प्लेटो, देखिए प्लेटो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जिस भूमि पे निवास करता है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जैसे कि कहीं पे पानी की कमी है तो आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, नहर बना लेते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं। कुल मिला के मनुष्य अपनी जिस भूमि पे रह रहा है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। और प्लेटो ने मनुष्य को पृथ्वी के धरातल में परिवर्तन लाने वाले एजेंट के रूप में देखा, यानी मनुष्य एक ऐसा सक्रिय एजेंट है जो पृथ्वी के धरातल में परिवर्तन लाता है। फिर देखिए बफन आते हैं, तो इन्होंने कहा कि मनुष्य ने सभ्यता निर्माण की प्रक्रिया में पृथ्वी में परिवर्तन किए हैं और मनुष्य किसी भी जलवायु में निवास कर सकता है, यानी हम लोग कपड़े हैं या आग की व्यवस्था है, इसके द्वारा जो है अलग अलग जलवायु में निवास कर सकते हैं। किरचॉफ ने कहा कि भौतिक वातावरण के मानव पर प्रभाव के स्थान पर मनुष्य समुदाय पर अधिक ध्यान दिया, यानी किरचॉफ ने क्या किया कि जो भौतिक वातावरण मनुष्य को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके ऊपर नियतिवादी विचारक बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। किरचॉफ ने ठीक इसका उल्टा किया। इन्होंने ये देखा कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण पे किस तरह से प्रभाव डालता है, पर्यावरण के अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करता है, इन चीजों पे किरचॉफ ने ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा देखिए ब्रून्स जो है, ब्रून्स बहुत इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने कहा कि देखिए मनुष्य पूरी तरह से जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनसे अपने को बचा नहीं सकता है। आप बहुत उच्च अक्षांश में रहते हैं या आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे हाइट एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव आपके जीवन पे होगा। पहाड़ों पे रहेंगे तो उसका प्रभाव तो होगा जीवन पे। लेकिन ब्रून्स ने कहा कि इसके बाद भी मनुष्य बहुत हद तक अपना जो भौतिक पर्यावरण है उसमें परिवर्तन लाने में सक्षम है। यानी ब्रून्स ने ऐसा नहीं माना कि मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा बहुत हद तक मनुष्य वातावरण में परिवर्तन ला सकता है।
फेवरे की बात करें तो देखिए फेवरे ने क्या बताया, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए और याद रखिए। फेवरे ने कहा कि देखिए इतिहास में एक ही भूमि पे अलग अलग तरह की सभ्यताएं विकसित हुई। मान लीजिए एक स्थान है जहां पर कोयला पाया जाता है, तो आज से मान लीजिए 2000 साल पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको कोयले की कोई जानकारी नहीं थी, तो ये लोग इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाए। मान लीजिए जो 500 साल पहले लोग रहते थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा संसाधन का उपयोग किया, और जो मान लीजिए पिछले 100 सालों से रह रहे हैं वो इससे बिजली बना रहे हैं और बहुत ज्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। यानी स्थान तो वही है, लेकिन इतिहास के अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ पे अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति का विकास हुआ। इस चीज को फेवरे ने बताया। एच.जे. फ्लेयर देखिए क्या इनका थोड़ा सा काम देख लेते हैं। ये सभी एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। इन्होंने पारंपरिक जलवायु जैविक क्षेत्रों के बजाय मानवीय चरित्रों के आधार पर विश्व क्षेत्रों को बनाने की कोशिश की। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने विश्व को मनुष्य के प्रयासों के आधार पर या मनुष्य के संस्कृति के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया, तो आप कहेंगे एच.जे. फ्लेयर। एच.जे. फ्लेयर ने मानवीय चरित्र के आधार पर विश्व को अलग अलग भागों में विभाजित किया, तो इसलिए उन्होंने प्रयास के क्षेत्र, भुखमरी के क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि की पहचान की। यानी विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भुखमरी है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो औद्योगिक हैं। और इस सब के पीछे का इन्होंने कारण क्या देखा कि मनुष्य की टेक्नोलॉजी कैसी है, मनुष्य का कल्चर कैसा है, यानी मनुष्य को इन्होंने केंद्र में रखा, सबसे महत्वपूर्ण माना। फिर देखिए बोमन आ जाते हैं। अब देखिए जो बोमन है या बोमन है, ये क्या बता रहे हैं कि एक समय जो कोलंबिया यूरोप था वहां पर लोगों को आलू जैसी फसलों की जानकारी नहीं थी। जब यहाँ पर आलू जैसी फसल की जानकारी पहुंची तो इसका फिर यहाँ के मनुष्य ने व्यापक पैमाने पे उपयोग किया, यानी कि इनकी बड़ी मात्रा में कृषि की। और क्योंकि इन फसलों की कृषि मनुष्य ने की, इसकी वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा कृषि पदार्थ होगा, खाने के लिए ज़्यादा पदार्थ होगा, तो ज़्यादा बड़ी जनसंख्या को आप सपोर्ट कर पाएंगे, और ज़्यादा बड़ी जनसंख्या होगी मतलब ज़्यादा संख्या में कामगार होंगे, ज़्यादा संख्या में सामान खरीदने वाले उपभोक्ता होंगे। तो यानी कुल मिला के यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ के मनुष्य ने ये चुना कि उसको आलू जैसी फसलों की खेती करना है। तो ये क्या कहते हैं बोमन की मिट्टी ने आदमी को नहीं बदला था, मनुष्य ने एक नए पौधे के माध्यम से थोड़ा और ज्ञान प्राप्त किया और खुद के जीवन को बदल लिया। यानी अपना थोड़ा सा उन्होंने और नॉलेज को बढ़ाया और एक नए पौधे की कृषि करने लगे। अब देखिए एक लास्ट विचारक आपके संभववादी आ जाते हैं, कार्ल ओ सावर। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे और अपना लेक्चर समाप्त हो जाएगा। कार्ल ओ सावर देखिए इन्होंने सांस्कृतिक परिदृश्य शब्द दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि कल्चरल लैंडस्केप, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक परिदृश्य का सिद्धांत का विचार किसने सामने रखा? आंसर होगा कार्ल ओ सावर। इन्होंने देखिए क्या बताया कि मनुष्य अपनी संस्कृति के द्वारा, मनुष्य अपने कल्चर के द्वारा एक स्थान, एक भूदृश्य का निर्माण करता है, उसमें परिवर्तन लाता है। जैसे मान लीजिए दो मैदानी क्षेत्र हैं, एक में बहुत बड़ा नगर विकसित हो गया है, न्यूयॉर्क जैसा या न्यू दिल्ली जैसा या मुंबई जैसा, दूसरा उसी तरह का मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी कृषि हो रही है। तो यहाँ पर दोनों में जो अंतर दिखाई दे रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ के जो मनुष्य की संस्कृति है वो शायद ऐसी है कि यहाँ पर मनुष्य ज्यादा विकास प्रिय है, वो चाहता है तेजी से ज्यादा धन कमाया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। यहाँ का शायद व्यक्ति जो है वो संतोष के सिद्धांत पे काम करता है, यानी इसको उतना ही चाहिए जितना इसके जीवन के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो। इसलिए दोनों स्थानों का जो डेवलपमेंट है अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो कार्ल सावर ने संस्कृति के आधार पर, यानी किसी स्थान पे जैसी संस्कृति है उस तरह का भूदृश्य, उस तरह का लैंडस्केप डेवलप होता है, इस चीज को, इस सिद्धांत को सामने रखा, जिसको कल्चरल लैंडस्केप का नाम कार्ल ओ सावर ने दिया। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है? तो संभव, कुल मिला के कहा जा रहा है कि संभववाद से जुड़े हुए इनमें से भूगोलवेत्ता कौन से हैं? देखिए ब्लाश, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लाश तो इसके फादर ही हैं एक तरह से।
फिर आ जाते हैं ब्रून्स या ब्रून्स, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश स्पेलिंग भी थोड़ी सी पढ़ के जाइएगा। तो ये भी अभी हम लोगों ने देखा कि संभववादी विचारक हैं। और कार्ल ओसाउर का नाम तो ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ही लिखा है। तो यानी ये सभी वो विचारक हैं जो संभववादी हैं। अच्छा देखिए, एक फैक्ट लास्ट में है जो आप याद कर लीजिएगा कि जो विडाल डी लाप्लास हैं, इन्होंने जो संभववाद है इसको स्थापित किया, और संभववाद का जो नाम दिया था वो फेवरे ने दिया था। अब ये ऐसे भी लिखा आ सकता है फेवरे, ऐसे भी लिखा आ सकता है फेवरे, लेकिन याद रखिए कि ये जो टर्म है संभववाद, इसका निर्माण फेवरे ने किया। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आपको संभववाद से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने समझा दी हैं। अगली क्लास में हम लोग नवनियतिवाद, संभावितावाद जैसे कुछ सिद्धांतों को देखेंगे।